हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। आइए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक जी के लेकर के आएंगे, तो हम 440 वोल्ट करंट अफेयर की ये ट्रेन लेकर के आ गए हैं सक्सेस जंक्शन पर। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, स्टैटिक क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड बन रहे हैं। अगर कहीं पर कुछ हुआ है, कोई समिट हुई है, तो वो क्वेश्चन बन करके आपके सामने आ सकता है। अब ये नहीं पूछेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो अगर दिल्ली में कोई समिट कुछ हुआ होगा स्पेशल, तो ही ये क्वेश्चन आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, तो क्वेश्चन बन रहे हैं वो उन स्थानों से जो अभी न्यूज में रहे हैं। स्टैटिक क्वेश्चन भी वहीं से बन रहे हैं। तो अभी खबरों में रहा है, पहला खबर देखिए, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सम्मेलन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही क्यों आयोजित किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल यहाँ पर चल रहा है, तो आप डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातें एक दूसरे तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सम्मेलन अभी हुआ है, तो उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो ये इसका लोगो हो गया, नो ड्रग, किसी को भी यहाँ पर ड्रग नहीं लेना है, नशा नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। तो आइए जानकारी लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया है। याद रहे, 2020 में होने वाले ब्रिक्स के सभी सम्मेलनों का आयोजन रूस में ही किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे ऐसी खबरें बताएंगे कि आप अगर किसी दूसरे से पूछ लेते हैं, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, अगल बगल देखता ही रह जाएगा। आपको आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस हो रहा है, जबकि वायरस का नाम कोरोना है ही नहीं। ठीक है ना, तो उस वायरस का नाम क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और कई ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो दूसरों से आपको अलग करेंगी। तो आइए ब्रिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्रिक्स देशों की सूची में कौन कौन है, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देशों की सूची है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोदी जी भी हमारे खड़े हुए हैं, ये 5 लोगों की, ये 5 जो लोग हैं इनमें मोदी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2006 को हुई थी। इसे ब्रिक्स नाम जिम ओ नील ने दिया था। ये जो खबर है, ये जो टॉपिक है कि ब्रिक्स का नाम जिम ओ नील ने दिया था, ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा, ये हर किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संघाई इसका हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष जो बने हैं वो माइकल ट्राजो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अभी तक कुल 11 सम्मेलन हो चुके हैं ब्रिक्स के। ठीक है, 2011 में साउथ अफ्रीका भी इससे आकर के जुड़ गया, जबकि इसे पहले क्या कहते थे, ब्रिक कहते, BRIC कहते थे। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 4 देश से, तब इसे ब्रिक ही कहते थे। लेकिन जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब देखिए, देश जब जुड़ता है और देशों का समूह बनता है, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पावर की जरूरत होती है, यानी कि पैसे की जरूरत होती है। एक दूसरे की सहायता के लिए ही ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, आप भी कोई ग्रुप बनाएंगे तो एक दूसरे की सहायता के लिए बनाएंगे, तो हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो 2014 में ब्रिक्स समूहों का एक बैंक बना, जिसे NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिक्स के कुछ सम्मेलन हुए हैं, आइए जानकारी ले लेते हैं। तो 2012 में श्री मनमोहन सिंह जी के समय, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब एक सम्मेलन हुआ था। 2016 में जब सम्मेलन हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और अभी भी हैं। ठीक है, तो जो ये ब्रिक्स की ये नशा मुक्ति का ये जो ब्रांच है, उसकी एक ब्रांच है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, NCB, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में है, और इसके डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जो भारत के हैं, वो इसके DG हैं। और 2021 में ब्रिक्स के होने वाले सम्मेलन कहाँ पर होंगे, भारत में होंगे। ठीक है, थीम देखिए, इस 2020 की थीम क्या थी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो थीम 2020 की थी। आइए दूसरी खबर देखिए, वर्ल्ड में तो हमने बात कर ली नशा मुक्ति के लिए, लेकिन भारत ने भी कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। भारत में भी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो भारत में कौन सा अभियान कैसे चल रहा है उसके बारे में भी आइए जानकारी लेते हैं। अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने नशा मुक्त भारत के अभियान वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को लॉन्च किया है। लॉन्च माने इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च किया है। क्यों, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, कोई उद्घाटन करने आप जा नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च लॉन्च किया है। ठीक है, तो आइए जानकारी लेते हैं कि भारत नशा मुक्ति के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम लागू किया गया है, नशा मुक्त भारत, 7 महीने का विशेष अभियान है। नो ड्रग, मतलब कि युवाओं को ड्रग से दूर करना है।
ठीक है। भारत के ऐसे कई राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, इस साइड मतलब इतनी ज़्यादा नशे में लोग एकदम नशे में ही पड़े रहते हैं। तो इन लोगों को नशे से कैसे निकाला जाए, कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में भारत ने ये कार्यक्रम चलाया है। 2020-21 के लिए नशा मुक्त भारत पर वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये योजना बनाई है। तो देखिए, अब आपसे जब पूछा जाता है कि मंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उन्हीं मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो न्यूज़ में रहा हुआ है, जिन्होंने कोई कार्य किया है। तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से रिलेटेड ये कार्य हुआ है, तो इसके मंत्री हैं थावर चंद्र गहलोत। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। इसमें भारत की 272 सबसे प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है वो 26 जून को मनाया जाता है। तो भारत के लिए इसकी थीम क्या रही है? बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, ये इसकी थीम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खबर नंबर 3। हाल ही में भारतीय डाक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है। तो डाक टिकटों का जो सेट जारी किया गया है वो भारतीय स्मारक को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। डाक टिकटों का सेट क्यों जारी करते हैं? देखिए, सेट जारी करने से क्या होता है कि वे जो स्मारक होते हैं या वे जो व्यक्ति होते हैं, वे एक तरह से एक दूसरे की निगाहों में बराबर आते रहते हैं, लोगों को याद रहते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी होता रहता है। तो ये कार्य किसने किया? भारतीय डाक ने किया है। तो भारतीय डाक इस समय न्यूज़ में है, तो आइए भारतीय डाक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। हाल ही में 5 स्मारक टिकट भारतीय डाक विभाग ने जारी किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर सरखेज रेजा, दूसरा है गोवा के चर्च ब्रॉम जीजस, तीसरा है पट्टदकल में स्मारक समूह, चौथा है कुतुब मीनार और पांचवा है खजुराहो। ये 5 जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो इंडियन आर्मी का टीईएस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम हो या जिसमें करंट के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम स्टैटिक रिलेटेड हो, इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आइए इन 5 जगहों के बारे में, स्मारकों के बारे में हम संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, आपको पता है। तो अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने 1411 में की थी। ठीक है। तो अहमदाबाद का पहला स्मारक जो है वो कौन सा है? भद्रा किला है। 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। 1573 में अकबर ने गुजरात को जीता था। देखिए, 1573 में अकबर ने गुजरात को जीता और अकबर ने पहली बार गुजरात को जीतने के बाद ही समुद्र को देखा था। ठीक है। वहाँ पर वो पुर्तगालियों से मिला था। ठीक है। और 1573 में जीतने के बाद ही उसने फतेहपुर उत्तर प्रदेश में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। दूसरा है पट्टदकल। पट्टदकल कहाँ है? कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। हिंदू जैन स्मारक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पट्टदकल जो कर्नाटक में स्थित है, तो वो कैसा स्मारक है, किस धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू जैन धर्म से संबंधित है और ये मलप्रभा नदी के किनारे स्थित है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दूसरों से अलग बनाता है कि पट्टदकल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। चालुक्य राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। चलिए देखते हैं। ये देखिए, अगला जो चित्र आ रहा है, ये है बॉम जीजस। यह क्या है? ये भी न्यूज़ में रहा है। यह संत फ्रांसिस जेवियर की समाधि है। ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, गोवा में स्थित है। ये 1594 में इसका निर्माण हुआ था। 1987 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। आइए देखते हैं। चौथा है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ये खजुराहो मंदिर। पर्यटन का बहुत ही अच्छा स्थल है। यहाँ पर विदेशी काफ़ी घूमने आते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा जो है भारत में आती है। विदेशी आएंगे तो विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे, और विदेशी मुद्रा किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हम कहाँ थे? खजुराहो के मंदिरों पर। तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है ये। ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन मुझे पिछले 4-5 मैंने पेपर का जब एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कई बार टकराया है, स्पेशली मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में ये कई बार मुझे देखने को
मिला है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में छतरपुर में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर को विद्याधर चंदेल ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपको दूसरों से अलग करेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था, सबको पता है, मगर कौन से चंदेल राजा ने बनाया था? तो विद्याधर चंदेल ने इस मंदिर को बनाया था। आने वाले जो एमपी के एग्जाम है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल पैरी, इनमें आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को किसी न किसी सेट में मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगली जो ये इमेज दिख रही है, बताइए कौन सी इमेज है जी? जी हाँ, बिल्कुल, ये कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो इस मीनार का निर्माण कार्य 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जबकि इसकी 4 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई थी। देखिए, जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू कर दिया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और आपको ये भी बता दें कि इस मीनार का नाम कुतुब मीनार है, तो ये ना सोचिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर इसका नाम रखा। जी नहीं, एक सूफी संत थे सर कुतुबुद्दीन काकी, जिनका नाम था, ठीक है, संत कुतुबुद्दीन काकी, तो उनके नाम पर इसको इनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसकी 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो इस तरह से इल्तुतमिश कौन हुआ? इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, नया क्वेश्चन है, आपको देखने को मिला है यहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर आसमानी बिजली गिर गई थी। ऊपर की एक मंजिल नष्ट हो गई, जिसकी फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवा के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक के समय पर इस पर बिजली गिर गई थी आसमान से, ठीक है, तो एक मंजिल इसकी टूट गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ये तो काफ़ी अच्छी मतलब स्मारक बना हुआ है, ऐसे इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही अच्छा एक तरह से सुल्तान था। उसने कई स्मारकों का निर्माण करवाया, कई अस्पतालों का निर्माण करवाया। ठीक है, उसने काफ़ी अच्छे कार्य किए जनता की भलाई के लिए, इसलिए उसे सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। तो 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया कुतुब मीनार को। ठीक है, तो यूनेस्को में शामिल हो गई ये। तो आइए देखते हैं आगे। ऐबक को कुतुब मीनार बनवाने की प्रेरणा जो है वो अफगानिस्तान की एक बिल्डिंग मीनारे जाम को देख करके हुई, और मीनारे जाम की ऊंचाई जो है 62 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, आप किसी से पूछ लीजिए, उसको पता नहीं होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कुतुब मीनार है बनवाने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली। तो अफगानिस्तान गया था एक बार, वहाँ पर उसने एक बिल्डिंग देखी थी, जो बिल्डिंग का नाम था मीनारे जाम। ठीक है, तो उसको देख करके, जिसकी ऊंचाई थी 62 मीटर, और भी गहराई में जाइए, 62 मीटर जिसकी ऊंचाई थी, हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 62 मीटर जिसकी ऊंचाई थी, तो उसको देख करके इसको प्रेरणा मिली। ये चित्र आप देख रहे हैं, तो इस चित्र के बारे में बताइए, क्या आप इसको जानते हैं, ये क्या है? तो आइए जानकारी लेते हैं। तो ये है अलाई दरवाज़ा। हम अलाई दरवाज़ा के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं, आइए बताते हैं। तो भारत में जो पहली बार चाप आकार का प्रयोग हुआ था वो अलाई दरवाजे में ही हुआ था। पहले क्या है कि जब भारत में कोई स्मारक बनता था तो या तो गुंबदाकार बनता था या फिर एकदम फ्लैट बनता था। ठीक है, उसमें ये चाप आकार के दरवाजे का प्रयोग नहीं होता था। देखिए यहाँ पर चाप आकार के दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं अलाई दरवाजे में। तो इसलिए क्योंकि कुतुब मीनार के पास में स्थित है और कुतुब मीनार न्यूज़ में रही है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है। और डीपली जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि भारत में पहली बार चाप आकार का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अलाई दरवाज़ा में किया गया था। हम काफ़ी देर से देख रहे हैं यूनेस्को के बारे में काफ़ी बात हो रही है। आखिर यूनेस्को क्या है? तो आइए यूनेस्को की जानकारी हम ले लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल ओंद्रे अजूले हैं। भारत में यूनेस्को की कुल 48 स्थल हैं। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में 43 हैं। तो ये 5 स्थल कौन से हैं? 5 स्थल वे हैं जिनको यूनेस्को आगे चल करके अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लेगा। और अभी हाल ही में टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया स्थल मध्य प्रदेश का ओरछा है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल कौन से हैं? तो 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल 7 हैं और एक मिक्स स्थल है। ठीक है,
तो भारत की तरफ से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला पहला स्थल जो है वो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अभी तत्कालीन जो शामिल किया गया है वो शहर कौन सा है? जयपुर है। टेंटेटिव लिस्ट में नहीं, इसको शामिल ही कर लिया गया है। और टेंटेटिव लिस्ट में जो शामिल कर किया गया है वो है ओरछा। ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इस बात को दिमाग में रखना है। आगे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, जयपुर और ओरछा दोनों ऑप्शन देंगे, वो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। टॉपिक 4 भाई साहब, ये है कोरोना वायरस। इसके बारे में मतलब रोज ही खबर हो रही है, कोरोना से ये हुआ, कोरोना से वो हुआ, और कोरोना वायरस, वायरस पीछे लगा दे रहे भाई साहब साथ में। वायरस का कोई नाम ही नहीं है, वायरस का नाम तो कोरोना है ही नहीं, तो फिर वायरस का नाम क्या है? तो आइए जानते हैं। बीमारी का नाम कोविड-19 है, WHO ने इसका नाम रखा है, ठीक है। और जो इसमें वायरस होता है उस वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। ये क्वेश्चन आप पूछ के देख लेना, आपके आसपास कोई भी हो, बस वो अगल बगल ही देखेगा, आपको जवाब नहीं दे पाएगा। तो हम आपके लिए ऐसे कई क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको दूसरों से अलग करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के वीडियो देखते रहिए, और कल आपकी ऑन टाइम चाणक्य एक्सप्रेस पॉलिटी की आ जाएगी। पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चनों का वहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। तो आपको पता चल गया वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2। तो आज से कोरोना वायरस नहीं कहेंगे, कोरोना बीमारी का नाम है और वायरस का नाम है SARS-CoV-2, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि चारों तरफ कोरोना कोरोना मची पड़ी है। तो आइए कोरोना की जानकारी ले लेते हैं। अब हुआ क्या है, देखिए अभी हाल ही में मलेशिया ने कोरोना वायरस की एक नई किस्म का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है। देखिए जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो जो वायरस है वो अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली बना रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मनुष्य हैं उनमें भी एंटीजन पैदा हो रहे हैं, तो वायरस भी अपनी अलग लेवल पर अपने आप को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी मलेशिया में एक नया खोज हुआ है, नई किस्म का पता चला है जो कि 10 गुना अधिक संक्रामक है अभी वर्तमान से, ठीक है। तो नई किस्म के वायरस का नाम DG14G है, D614G है, ये नए वायरस का नाम है, ठीक है। तो कोरोना की जांच के लिए कुछ विशेष किस्म की तकनीकी का प्रयोग होता है जो इस प्रकार है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि कोरोना की जांच आखिर कैसे होती है, तो कुछ टेक्निक होती हैं जिनके द्वारा कोरोना की जांच की जाती है। तो कौन कौन सी टेक्निक है आइए देखते हैं। पहली है RT-PCR टेक्निक, दूसरी है एलिजा टेस्ट होता है, तीसरा एंटीजन टेस्ट होता है, और चौथा सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट होता है। ये सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट जो है वो अभी नई किस्म अभी हाल ही में खोजी गई है, ठीक है। तो इसको सलाइवा डायरेक्ट कहाँ से मिली? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने कोरोना की जांच के लिए एक नई तकनीकी सलाइवा डायरेक्ट को अधिकृत मंजूरी दे दी है। अब देखिए ये मंजूरी देने के बाद अमेरिका भी न्यूज़ में आ गया है, तो हमें अमेरिका के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनते हैं। आपको कोरोना से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले आप बिल्कुल उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, जो पोटोमैक रिवर के किनारे है। ये क्वेश्चन देखिए कि ये वाशिंगटन DC कहाँ पर है, तो पोटोमैक रिवर के किनारे है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 45वें प्रेसिडेंट हैं। देखिए अमेरिका न्यूज़ में है तो भारत के अमेरिका के साथ में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास का मतलब होता है कि उनकी आर्मी एयरफोर्स या नेवी और भारत की आर्मी एयरफोर्स नेवी आपस में अभ्यास करते हैं, एक दूसरे की टेक्निक जानते हैं। तो अभी कुछ अभ्यास हुए हैं, युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। क्योंकि युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन देखिए वही मैं जो कह रहा हूँ, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं से जो न्यूज़ में है। भारत के अन्य देशों से भी युद्ध अभ्यास होते हैं लेकिन उनके पूछे जाने की कम संभावना है, लेकिन अमेरिका न्यूज़ में है तो अमेरिका के द्वारा होने वाले युद्ध अभ्यास जो भी हैं बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अमेरिका के साथ भारत के युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं। पहला है वज्र प्रहार, जो अमेरिकी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच होता है। दूसरा है कोप इंडिया, जो अमेरिकी एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स के बीच में होता है। तीसरा है पासेज एक्सरसाइज, जो अमेरिकी नेवी और इंडियन नेवी के बीच में होता है। चौथा है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में 3 देश होते हैं, कौन कौन से? इंडिया, अमेरिका और जापान। ये 3 देश मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको ऐसी और भी जानकारी हम जल्द ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये थी 440 वोल्ट करंट अफेयर स्टैटिक एक्सप्रेस। जी हाँ, ये ट्रेन कभी कहीं रुकेगी नहीं लॉकडाउन में, आने वाली आगे भी आपको जल्द ही जो आपकी पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस है वो भी आपको जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो उसके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन भी बराबर मिलते रहेंगे। हिंदी एक्सप्रेस अपने टाइम पर चल रही है।
तो बहुत जल्द ही देखिए अगस्त खत्म होने वाला है, तो करंट अफेयर का एक रैपिड फायर एक्सप्रेस हम जरूर लेकर के आएंगे। तो 2 पार्ट में अगस्त माह के सारे करंट अफेयर वन लाइनर करके हम कंप्लीट कर लेंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस जंक्शन आपके साथ बना हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। और हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि अगर कुछ आपको अलग दिखना है, अलग जानना है, तो सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस में। पॉलिटी के धमाकेदार क्वेश्चन जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, उनके साथ हम आएंगे सक्सेस जंक्शन पर। कल का इंतज़ार कीजिए और पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। आपको और भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, आपको हम ऐसी ऐसी ट्रिक देंगे कि आप जो है क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आए आप उसको याद कर लेंगे। यहीं बैठे बैठे 2 बार अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं या आने वाले वीडियो देखते हैं तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और कोरोना वायरस से भारत लड़ रहा है, भारत का सहयोग कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और जो दूरियां हैं, जो भारत की गाइडलाइन है उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।